Hello guys, again you all welcome in my channel Ramakrishna Mancham. This is lecture 2 for OD. ठीक है, यहाँ पे सेम चीजें मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ से मैं करवा रहा हूँ क्योंकि जल्दी हो जाए, ये बहुत बेसिक चीजें है। ठीक है ना, हम लोग लास्ट दिन बोले थे जो एंड तक खत्म किए थे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है थ्योरम का, टू डिटरमिन द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, देखो भाई आपको पता है ये एग्जैक्ट कब होगा, डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई। इसका मतलब एन एक्स इक्वल टू एम वाई, यही होना चाहिए। ये होगा तो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इनके लिए वर्किंग रूल बोले हैं। वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल कुछ नहीं है, जब मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली बोल रहा हूँ, देखो ये है आपका गिवन ओडी, ये एग्जैक्ट कब होगा, दिस टाइम। सपोज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट होगा तो ये तो भाई ओडी है, इनका सॉल्यूशन होगा। जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई को कांस्टेंट रखोगे, कांस्टेंट सी ओ एन एस कांस्टेंट, प्लस टर्म इन एन नॉट कॉन्टेनिंग एक्स। समझने की कोशिश करना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना लिखा ही है ऑलरेडी। फर्स्ट तो इंटीग्रेट करोगे एम डी एक्स, जहां पे वाई को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करोगे, ओके। और जो एन है, एन के अंदर कौन सा टर्म को लोगे, जिनमें एक्स नहीं है। समझ रहे हो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोल रहा हूं, बोलता हूं नेक्स्ट में। देखो अच्छे से, टेस्ट वेदर दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड हेंस सॉल्व। समझ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जैक्ट होगा क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए ही है, तो ये एग्जैक्ट हो गया, मतलब वेरीफाई करके देखोगे, नाउ इट इज एग्जैक्ट। देन क्या करोगे, देखो m क्या है, m यहाँ पे क्या है, x कहाँ गया, m क्या है, m आपका एक्स स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही है। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ गड़बड़ करके रखा है आई थिंक, हाँ एक्चुअली दिस वन इज रॉन्ग। देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको छोड़ो, ये मेरा m है ना, तो इंटीग्रेशन m क्या करना है, इंटीग्रेशन m dx, y को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करोगे। तो भाई पहला को क्लियर कर देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx, राइट। y को तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर एक कांस्टेंट था मान लो, और ये क्या होगा, y बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2x dx मीन एक्स स्क्वायर वाई। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है जो ये n है, माइनस भी है इसके साथ, जिसके अंदर x नहीं है उनको काउंट करना है। इसका मतलब बस वाई स्क्वायर डी वाई आएगा, राइट। इसका मतलब वाई क्यूब बाई 3 आएगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो मेरा जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन कैसा दिखेगा ना, वही एक्स क्यूब बाई 3 दोनों को सम कर दोगे, वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3। ठीक है, क्लियर है ना। देन इक्वल टू कांस्टेंट, देन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दिस इज माय सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक चीज और है, जैसे हम लोग यहाँ पे जो x को कांस्टेंट मान लिया, यहाँ पे सॉरी जो x टर्म नहीं है, जो टर्म में उनको लेके इंटीग्रेट किया हूं, राइट। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उनको भी इंटीग्रेट कर दो,
देने के बाद कॉमन टर्म ले लो। जैसे देखो यहाँ पे सपोज ये गलत एक्सप्रेशन है, बट सपोज दिस टर्म है, यहाँ पे भी तो सेम टर्म है ना, हम लोग एक बार लेंगे, समझ रहे हो, कॉमन टर्म को हम ले लेंगे तब भी जाके हो जाएगा। उसके लिए देखो वो गलत था, ठीक है मान लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये आपका क्वेश्चन है, इजी है ना, तो इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, आपका एम है, यहाँ पे लिखा है, एन क्या है, दिस वन, देन एम डेल एम बाई डेल वाई वेरीफाई करो, डेल एन बाई डेल एक्स वेरीफाई करो, दोनों को देखो इक्वल आ रहा है तो एग्जैक्ट हो गया, ये तो करोगे। देन क्या करना है, y को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करके इंटीग्रेशन एम डी एक्स करोगे, तो क्या हुआ देखो, एक्स क्यूब बाई 3 हो गया और ये y बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और 4x dx का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। देन क्या है, n जो था, n में बोला गया है जो टर्म में x नहीं है उनको ही लेंगे, इसमें x है वो गया, इसमें भी x है वो भी गया, बच रहा है कौन, बस y स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई गया, वाई क्यूब बाई 3, देन जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दिया। अभी तो समझ में आया, ठीक है, और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये है मतलब बेसिक चीजें हैं, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इतना आसान से, और हाँ नेट वालों को तो बिलीव नहीं है, वो कुछ भी कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए बहुत सारा ट्रिक्स वगैरह, ट्रिक्स नहीं जिनको बोलते हैं फॉर्मूलास, ठीक है, वो फॉर्मूलास आता है कहाँ से है, वो भी आई विल डिस्कस इन डिटेल आफ्टर एग्जाम, आफ्टर सीएस और नेट एग्जाम, बिकॉज अभी जल्दी से बस इसका बेसिक आइडिया दे दूं, जो लोग भूल गए हैं, जो लोग टच में नहीं है, उनको याद आ जाएगा और वो कर सकते हैं। बट हाँ एंड में 2-3 लेक्चर जरूर होंगे, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएगा और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका नेट में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला तो रॉन्स्कियन से एबल फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो काल का लेक्चर में डाल दिया था, तो डब्ल्यू एक्स फाइंड करने के लिए 2 प्रोसीड्योर था, उसको यूज करके क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। और कभी कभी ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी, फिट एंड ट्रायल मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। हमारे पास वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, डी ऑफ वाई बाई एक्स का फॉर्मूला, एक्स बाई वाई, दिस वन, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे देखो 15-16 फॉर्मूलाज है, ये आप याद रखोगे तो आपके लिए बिल्कुल मतलब हेल्पफुल है, क्योंकि देखो डेरिवेटिव करने के लिए जैसे टेन इनवर्स डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई ये तो पहले याद रखो, देन ये सब याद हो जाएगा। और आप बोलोगे ये फॉर्मूला याद रखेंगे ही नहीं, भाई डेरिवेटिव करोगे कैसे, समझ रहे हो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का खेल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो इसीलिए ये सब फॉर्मूलाज को आपको देखना है, ठीक है ना, पॉज करके देख लेना, आपको पहले से ही पता होगा ये कॉमनली, जैसे डी ऑफ एक्स वाई पता होगा, ये भी पता होगा, टेन इनवर्स एक्स का पता होगा तो टेन इनवर्स एक्स बाई वाई कुछ भी दे दो उसका पता होगा, लॉग का फॉर्मूला पता होगा, 1/x करोगे, बट ये तो एक्स है नहीं, उनका डेरिवेटिव ऊपर में लगाओगे, समझ रहे हो, तो सेम वे में ये सब फॉर्मूला है, ठीक है ना, ठीक है, बेसिक चीजें है। ओके नाउ आपको बोला गया है, मैं एक चीज बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा है दिस इक्वेशन को, मैं एक्सप्रेशन फिर से लिख देता हूं, मुझे लगा है ये हेजी है, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। देखो आपको ऐसा ओडी दे रखा है, बोला गया है सॉल्व करो, ऐसा क्वेश्चन ना बिल्कुल पूछेगा। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लेते हैं, जैसे आप मान लो जैम एग्जाम, गेट एग्जाम, अब मान लो जेआरएफ एग्जाम, इवन कभी कभी बहुत सारे वो जो स्टेट का सेट एग्जाम वगैरह होता है, ओडी को तो बाकी टीआईएफआर वगैरह आई थिंक मैं देखा नहीं हूँ, टीआईएफआर में ओडी का क्वेश्चन एक दो पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, तो उनका मानना क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा नहीं है कि आप सिंपली बस कैलकुलेट करके कोई जनरल मेथड से सॉल्व करें, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ट्रिक्स छुपा होता है, उसको ढूंढना है, ठीक है ना, ये है बात। अभी देखो इसको
हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे बाय इंस्पेक्शन। मतलब अकॉर्डिंग टू मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मतलब सीधी बात ये है, ये जो फॉर्मूला, मतलब ये जो गिवन है ना, इसको और कुछ भी दे दे, आप स्मार्टली क्या कर सकते हो, इसको एक स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये टर्म का फॉर्मूला है भाई। कौन सा फॉर्मूला है? डी ऑफ वाई बाई एक्स। बट ये डी ऑफ वाई बाई एक्स थोड़ी है, ये माइनस होगा, क्योंकि ऊपर में क्या होता है, एक्स रख के डी वाई का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा, जो भी है ये फॉर्मूला में आ जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे भाई, एक्स का ही टर्म है, इंटीग्रेट कर लोगे। और इसको एक से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बस साइन वाई डी वाई हो जाएगा भाई। साइन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन आपको पता है, माइनस कॉस वाई हो जाते हैं। देन कितना इजीली कर सकते हो। अदरवाइज कोई दूसरा तरीके से सोचोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, और 5 लाइन 10 लाइन एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है, यहाँ पे नहीं करना है। सीधी एक ही ट्रिक था, क्योंकि ये जो टर्म आपको हिंट्स दे रहा है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्यों? आप बोलोगे ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी हो सकता था, ओनली एक्स वाई भी हो सकता था भाई। क्यों क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये सब x का ही वेरिएबल है, यहाँ पे y का ही है, बस कौन डिस्टर्ब कर रहा था, x स्क्वायर टर्म। तो उसको यूज कर दोगे तो ये भी फॉर्मूला में आ जाएगा, ये x का सब हो जाएगा, ये y का हो जाएगा। देन यू कैन इंटीग्रेट इट इजीली ना। ये कहाँ से आता है? प्रैक्टिस से आता है, ठीक है ना। मेरा भी अभी प्रैक्टिस में ज्यादा है नहीं, तो मैं मेरे से गलत हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, देखो मैथमेटिक्स ऐसा है, ज्यादा दिमाग, मतलब बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे एनालिसिस का बहुत सारे जो रिसर्च वर्क होता है, बहुत डीप है, मेजर थ्योरी वगैरह, हाँ बहुत डीप होता है, उनके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। बाकी जो है, मतलब मेहनत तो करना है, बट इतना भी डिफिकल्ट कुछ है नहीं, हम लोग ऐसे सोचते नहीं थे। जैसे हम लोग ओडी को, मैं अभी तक जितना कवर किया हूँ, ये लेक्चर 1 था, ये लेक्चर 2 में 10-12 मिनट का जो वीडियोस हुआ है, जितना हुआ है क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड। बट बिलीव मी, मैं जब एमएससी में आया हूँ, इधर ओडी पीडी का कोर्स होता था। एक मद्रास से उनका पीएचडी है सर का, वो सर हम लोगों का क्लास लेते थे। मतलब पूरा चेंज कर दिया, पूरा माइंड सेटअप चेंज कर दिया। ओडी पीडी हम लोग जब एमएससी में सेमिस्टर एग्जाम देने जाते थे, सबके माइंड में डर होता था कि थ्योरम का प्रूफ लिखना है। और सर को मैं एक बार पूछा था इंडिविजुअली कि सर ऐसा क्यों है, कि सर आप प्रूफ ही क्यों देते हैं, ये सब लिखने में तो बहुत मतलब मेहनत करना है। सर बोला देखो, मेहनत करना सीखो, ये प्रूफ आपको पता है ना, आप कर लोगे। जैसे एम डी एक्स अभी जो हुआ है, उसको ही मैं रिलेट कर रहा हूँ, एन डी वाई इक्वल टू 0। भाई इट इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट इफ कुछ भी है लिखा हूं, यही होता है ना, डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई। भाई ये आता कहाँ से है? भाई आपका दिमाग में ना कभी कंफ्यूजन आ सकता है ना, एम एक्स इक्वल टू एन वाई तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। भाई जब रटने जाओगे तो ऐसा ही दिमाग में गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरी में सबका मेमोरीज उतना शार्प नहीं होता, सब लोग याद नहीं रख सकते। मेरा दोस्त है, एक दोस्त है, मतलब मेरा भी तो मेमोरी बेकारी है, तो वो भी ऐसे बोल रहा है भाई, टेन इनवर्स एक्स का जो एक्सपांसन जो सीरीज है, लॉग 1 प्लस एक्स का ई पावर एक्स का, ये सबको कैसे लिखे भाई, मतलब याद कैसे रखा जाए। मतलब फॉर्मूला तो है भाई, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप लोग कर सकते हो, याद रख सकते हो, बट क्यों जरूरत है एक बार एक्सप्रेशन ही रख लेना, क्योंकि टाइम चला जाएगा। बोल रहा है भाई याद ही नहीं रहता, मेरा भी नहीं रहता, प्रॉब्लम ही है हम लोगों के साथ, तो क्या करे। तो सर बोला एक बार उसको प्रूव करने का तरीका देखो। जैसे हम लोग ऑलवेज मैं बोला हूं कि मेरा लीनियर अलजेब्रा करने में अच्छा मजा आता है, इसका मतलब आप एक कुछ थ्योरम है, उनका एक एग्जाम्पल याद रखे हो, उसको कैसे अप्रोच करे देखते हो, राइट, अप्रोच करने का तरीका देखे हो, उसको देख के
आपको ये थ्योरम को प्रूव करने दे, सेम तरीके से कर सकते हो। जैसे अभी मेरा एमएससी 4th सेमेस्टर में न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा का कोर्स था। दैट कोर्स के लिए ना मैं मेहनत ही नहीं किया हूँ। क्यों बोलोगे, क्यों? क्योंकि करना ही नहीं पड़ा। जो जो लीनियर में होता था उनका ही न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा एक्सटेंशन है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप ऑफ थिंग है, लीनियर अलजेब्रा ही तो है। उसमें जो जो टर्म्स था वो सब पता था, एग्जाम हॉल में बिंदास होके लिखा था, जो जो याद आ रहा था उसको ही थ्योरी बना के लिखा था। मार्क्स आ गया, बहुत मार्क्स आ गया, ठीक है ना, बहुत मार्क्स आ गया। 10 सीपीआई था, 10 में से 10 दे देंगे। बात ये नहीं, बात ये मैं बोल रहा हूँ जब सब्जेक्ट को अच्छा लगे तो आप ऐसे कर सकते हो, बट ओडी को क्यों नहीं कर सकते भाई? ओडी क्यों क्यों फॉर्मूला बेस बनाया है? और बिलीव मी, जो हम लोग फॉर्मूला बेस बीएससी से करते आ रहा है उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन आएगा, बट हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमारे पास बस वही फॉर्मूला बेस स्किल है तो, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? देखो, रॉन्स्कियन मैट्रिक्स आप ना बीएससी में भी देखे हो, बट रॉन्स्कियन का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी जो फर्स्ट लेक्चर में है वो सबसे मेन पोर्शन है, उसको छोड़ना मत, उसको बार बार देखना, मैं बोल रहा हूँ। उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन कर पाओगे? आप बोलोगे रॉन्स्कियन में जानता हूँ, बोलोगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जानता हूँ, मैं इंस्पेक्शन से मतलब ऐसे रीअरेंज करूंगा कि फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये सब तो मैं जानता हूँ, हो क्यों नहीं रहा? एक तो प्रैक्टिस होना चाहिए ये सब अप्लाइड पोर्शन में, दूसरा ये है आपको कॉन्सेप्चुअली भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, राइट? तो जो भी है, अभी तो थ्योरी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। देखो, रूल नंबर 2 बोला है, रूल नंबर 1 वही था कि वो इंस्पेक्शन मतलब रीअरेंज ऐसे करो कि फॉर्मूला से इंटीग्रेट हो जाए, बस, ठीक है ना। नाउ इफ द गिवन इक्वेशन सेम, दिस इज होमोजीनियस, ऑब्वियसली इज होमोजीनियस बोल रहा है मतलब रूल में, एंड दिस टर्म मतलब mx plus ny not equal to 0, then this one is your integrating factor। इसको याद रखना, इसका भी प्रूफ है, कोई जरूरत नहीं है उतना करने की, ठीक है। तो आप देखोगे आपके पास क्या दिया है, एन डी वाई दिया होगा, और एम को पता है एक्स वाई का फंक्शन है, एन भी एक्स वाई का फंक्शन है। ये जीरो, ये आपका होमोजीनियस ओडी दिया है, आप क्या चेक करोगे, एम एक्स प्लस एन वाई चेक कर लेना। ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो तुरंत जाके बोल देना एम एक्स प्लस एन वाई मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आया? क्लियर? ये आपका एक्सप्रेशन है, देखो यहाँ पे एम एक्स प्लस एन वाई चेक किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो तुरंत जाके बोल दिया दिस इज 1 बाई reciprocal of this one is integrating factor, ठीक है। then you can, देखो, once you know that it is integrating factor, suppose see m x plus n m dx plus n dy equal to 0, it is your given OD, integrating factor equal to 1 by x cube, suppose say, then क्या करोगे भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इनको मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? समझ लेना। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दिस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, करने से क्या होगा, m बाई एक्स क्यूब, m क्या है भाई, मैं लिख देता हूँ, एक्स वाई का ही तो फंक्शन है, कुछ भी होगा, dx प्लस n भी तो एक्स वाई का फंक्शन है, y एक्स वाई में से कोई एक नहीं भी रह सकते क्योंकि पावर 0 कर दोगे तो हो जाएगा, जो भी है। ये जो इक्वेशन बना है ना, दिस वन इज एग्जैक्ट इक्वेशन, एंड यू नो एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, मैं एक चीज ना मिस कर गया हूँ, सॉरी यार, बोलता हूँ आपको। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला तो बोल दिया था, राइट, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला तो बोल दिया था भाई, दूसरा फॉर्मूला ना भूल गया, मतलब बोलना भूल गया, राइट, भूल गया मीन्स मैं नहीं भूल गया, एन डी वाई कर सकते हो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करके, उल्टा वाला भाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 आपका ओडी है। हम लोग
पहले एम डी एक्स करते थे, यहाँ पे क्या किया, एम डी वाई कर दिया, एक्स को कॉन्स्टेंट करके, प्लस यहाँ पे एम डी एक्स तो करेंगे बट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, समझ रहे हो, जो जो टर्म में वाई नहीं है उनको लेंगे एम में से, इक्वल टू सी करेंगे, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं करना, ये टर्म को भी रखो, यहाँ पे पूरा को पूरा इंटीग्रेट कर दो, देन टेक कॉमन मेंबर्स वन टाइम्स, मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसके अंदर मान लो कोई एक टर्म आया, सेम टर्म इसके अंदर भी आया, उनको एक बार ले लेना, एक बार, मतलब कॉमन है तो एक बार लेना, दो बार नहीं लेना, ठीक है, बात ये है, ठीक। तो वो दूसरा फॉर्म मैं बोला नहीं था, अभी तुरंत याद आ गया तो मैं बोल दिया, ठीक है। देखो रूल नंबर 3 क्या है, वो था एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी या अच्छा है, ये तो आपका ओडी है, बट ये कौन सा फॉर्म में है, देखो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कुछ भी हो, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टर्म को रख सकते हैं एक्स डी वाई वाई डी एक्स, देन जाके बोलेंगे 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाकी कुछ कंडीशन नहीं है, ऑब्वियसली दिस इज तो नॉन जीरो होना चाहिए, 1 बाई 0 हो जाएगा तो वो तो होगा ही नहीं, राइट, समझ रहे हो। एग्जाम्पल देखो, देखो वाई डी एक्स टर्म तो है, बाकी एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक्स डी वाई तो है, बाकी एक्स वाई का फंक्शन है, समझ रहे हो, देन जाके क्या करोगे, एम एक्स माइनस एन वाई कैलकुलेट करोगे, दिस इज नॉन जीरो तो होना चाहिए, देन इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल दियो, जब once it is integrating factor, multiply the given OD by this integrating factor and then solve it easily by separation method, anything, or since it is exact equation you can know the solve करने का तरीका आपको पता है, राइट, जैसे एम डी एक्स करोगे y को कांस्टेंट रख के प्लस एन डी वाई करोगे जहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और दूसरा वाला अभी बैक करके मैं बोला था कि वो बोलना भूल गया था, राइट, ये सब यूज करके यू कैन सॉल्व इट इजीली, ओके, ये सब बेसिक है। नाउ मूव करते हैं फोर्थ रूल पे, क्या बोल रहा है भाई, अब चेक करोगे दिस टर्म एम वाई माइनस एन एक्स बाई एन, ये टर्म को चेक करोगे, ठीक है, ये सपोज मान लो फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई पावर एफ एक्स डी एक्स, समझ रहे हो, ठीक है, फॉर दिस ओडी, ये ओडी के लिए अब ये चेक करोगे, ये फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल दोगे ई पावर इंटीग्रेशन दिस टर्म, ठीक है, ठीक है, ये है आपका रूल नंबर 4, इसको यूज कर सकते हो। अब बोलोगे ये पता कैसे चलेगा भाई, आपको हिट एंड ट्राई, मतलब सॉरी, आपको देखना पड़ेगा कि एम वाई माइनस एन एक्स करके देखना पड़ेगा, और उनको एन से डिवाइड करोगे, तो इसको याद रखने की तरीका क्या है, दूसरा टर्म एन है तो एन से डिवाइड करना है, ठीक है, इनका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टोरियल फाइंड करोगे इस फॉर्मूला से, देन यू कैन सॉल्व इट इजीली, राइट, वहां पे सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पे देखो एन एक्स माइनस एम वाई बाई एम, मतलब जो टर्म से डिवाइड कर रहे हो, एन एक्स आपका फिक्स्ड है, एम वाई आपका फिक्स्ड है, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन में जो होता था, राइट, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है नहीं, एग्जैक्ट होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी, समझ रहे हो ना, तो एन एक्स माइनस एम वाई, जो दूसरा टर्म एम वाई है तो एम से डिवाइड किया, लास्ट वाला में एन एक्स था, मतलब जो माइनस के बाद जो टर्म था वो एम से और एन से डिवाइड होगा, और m से डिवाइड होगा तो ये फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, इफ ऐसा हो जाएगा देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई पावर एफ वाई डी वाई, समझ रहे हो, ई पावर एफ वाई डी वाई, दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन यू कैन प्रोसीड, क्लियर हो गया, राइट। नाउ रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 बोल रहा है द गिवन जो ओडी है ना आपको, वो कैसा फॉर्म में दिखेगा, मतलब एक्स वाई को आप कॉमन ले सकते हो, अंदर में क्या है एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, इनमें से कोई एक टर्म जीरो वगैरह हो सकता है, मतलब अल्फा बीटा में से ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है,
मतलब ऐसा फॉर्म में दिखेगा तो इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा एक्स पावर के एम माइनस वन माइनस अल्फा वाई पावर के एन माइनस वन माइनस बीटा। ऐसा याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे ये मेरा सॉल्यूशन, सॉरी ये मेरा, इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसको अरेंज किया ऐसे, क्या है ना, y को बाहर रखा, देन एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। नाउ गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म दिस वन, ठीक है, राइट, ठीक है, ऐसा फॉर्म में है आपका गिवन इक्वेशन, राइट। ये इक्वेशन को ऐसे दिया है तो हम लोग क्या कर लेंगे, दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स पावर एच वाई पावर के, ठीक है। तो हम लोग मान लिए है, इसका मतलब क्या, इनसे ये जो आपका इक्वेशन था इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा। देन क्या करोगे, एग्जैक्ट का जो फॉर्मूला था, देखो ये आपका एग्जैक्ट हो गया, राइट। और यहाँ पे m कौन है, दिस वन, n कौन है, दिस वन, तो डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस वन आ जाएगा। यहाँ से x और y का जो पावर है उनका कोइफिशिएंट्स को मतलब जीरो करोगे और इक्वेट करोगे, यहाँ पे जैसे ऐसा एक्सप्रेशन है, बोथ साइड में जो कोइफिशिएंट्स होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट है, कोइफिशिएंट को तो सेम होना चाहिए, जो पावर होगा वेरिएबल का उनका कोइफिशिएंट को मतलब सिंप्लीफाई करके h का वैल्यू आपका आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा, देन आप बोल दोगे x पावर, जैसे h का वैल्यू 2 आया, k का वैल्यू 3 आया, तो x स्क्वायर y क्यूब इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर इन दिस केस, ठीक है। उतना डिफिकल्ट लग रहा है कि बहुत सारा कैलकुलेशन तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा भाई, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था बट कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये जैम वालों के लिए ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उनके लिए सिलेबस छोटा ही होता है, उनको ये सब क्वेश्चंस देना पड़ता है, बट आपके लिए ह्यूज सिलेबस है तो आपको ये क्वेश्चन क्यों देंगे, अब बड़ा भी हो गए हो, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पहले ही पता है कि जो y क्या है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y डॉट प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसा फॉर्म को ही लीनियर दिखते हैं। मैं इन जनरल y पावर n प्लस उनके लिए भी बोला था लीनियर फॉर्म कैसा दिखते हैं, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है, क्योंकि बार्नौली आ जाएगा आपके पास, और बार्नौली आएगा तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की तरीका क्या है, इंटीग्रेशन, ये क्या है भाई, पी एक्स का ही फंक्शन है ना, पी एक्स डी एक्स, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे वही बोला गया है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस वे, ठीक है। देखो पहले कुछ भी दिया है उसको, ये मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, कन्वर्ट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो इन दिस वे, ठीक है, ठीक है। देन सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका क्या था, qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, समझ में आया। कौन सा फॉर्म के लिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, दिस फॉर्म के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करना, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, देन सॉल्यूशन का फॉर्मूला यही है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन जो राइट साइड में था qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी मीन्स एनी कांस्टेंट, वो बाद में भी लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो उनका ये एग्जाम्पल दे रखा है, कोई जरूरत नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, देन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और देखो राइट साइड में हाफ साइन 2x था, हाफ साइन 2x को तो रखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, देन ये टर्म को सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट किया, कुछ भी करके, जैसे सब्स्टिट्यूट मेथड लगाया है, आप कुछ भी लगाओ आपके लिए जो सुइटेबल है, ओके। नाउ एक टेक्निक और आपको जानना जरूरी है, देन हम लोग शिफ्ट करेंगे बार्नौली इक्वेशन पे, ठीक है। सब कुछ आसान चल रहा है यहाँ पे,
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट जवाब आ जाएंगे तब बोल दूंगा। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन, लीनियर में तो है नहीं, हम लोग लीनियर तो कर सकते हैं भैया। कैसे करोगे? जैसे एन इक्वेशन इन द फॉर्म, कैसा फॉर्म में है, एफ डॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ वाई, पी एक्स मान लो, मतलब एक, ठीक है ना, इक्वल टू क्यू, ये है। अब ना एफ वाई इक्वल टू वी पुट करो, देन क्या होगा ना पता है, एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, तब जाके ना लीनियर पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी क्या है, एक्स का ही फंक्शन है, वी इक्वल टू क्यू एक्स, देन इट स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। then you can find integrating factor and then general solution you can do, and then ultimately substitute v equal to fy and then you can convert it in term of y, right? समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। नाउ चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे p एंड q जो था वो x का ही फंक्शन था, ये तो याद रखना, मतलब लास्ट वाला जो जनरल फॉर्म था उसको ही एक्सटेंड करके यहाँ पे नोटेशन को फिक्स्ड रखा, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ आ गया बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन कैसा दिखते हैं, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई पावर n। यहाँ पे अगेन p एंड q x का ही फंक्शन है, यहाँ पे जो y पावर n है, n कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे n मीन्स नेचुरल नंबर नहीं है, n में भी जीरो, n जीरो हो गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, n 1 होगा तो 1 से डिवाइड कर दो, n माइनस 1 होगा माइनस 1 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, क्योंकि मेरा जो राइट हैंड साइड है वो बस q ऑफ x फंक्शन रखना है, तो y का कुछ है तो उनसे डिवाइड कर दो, देन यूज सब्स्टिट्यूशन एंड कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ODE and then find integrating factor and solve solve it means find its general solution, right? That's the method. बर्नौली वही बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, ये बर्नौली इक्वेशन का एक फॉर्म है ना, बोल रहा है, ठीक है, एंड n 0 1 हो जाएगा तो कोई मीनिंग नहीं रहता, मतलब वो ट्रिवियली क्या हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं वो एग्जैक्ट इक्वेशन, सॉरी उसको क्या बोलते हैं भाई, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन यू कैन प्रोसीड। बट यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ये तो भाई क्यू एक्स है, बट ये क्या है भाई, ये क्या है, cos स्क्वायर y है, तो भाई पहले ही cos स्क्वायर y से डिवाइड कर दिया, देन क्या किया, ये cos स्क्वायर y से डिवाइड करने के बाद और एक पार्ट सिंप्लीफाई किया, ये आपका बर्नौली फॉर्म आ गया, बर्नौली इक्वेशन। करोगे क्या ना, tan y को z पुट कर लिया, कोई एक वेरिएबल, एंड देन सब्स्टिट्यूट, एंड सरप्राइजिंगली देखो दिस वन इज योर स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म, कैसा, dz by dx प्लस px इंटू जेड इक्वल टू qx आ गया। देन भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, सॉल्यूशन फाइंड करना, फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, उसको यूज किया। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, इंटीग्रेटिंग जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब था, यहाँ पे एक्स क्यूब लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था इंटू dx, साथ में कांस्टेंट को भी जोड़ दिया, वो C1 लिया, कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है। देन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंप्लीफिकेशन। नाउ हम लोग ट्रेजेक्टरी के लिए बात कर लेते हैं, ट्रेजेक्टरी, ठीक है। ट्रेजेक्टरी आपका सिलेबस में आई थिंक जरूरत है नहीं, ठीक है। ट्रेजेक्टरी के लिए एक चीज याद रखना, जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए। सीधी बात ऐसा है, देखो ये आपका गिवन कर्व दिया है, राइट, आपको बोला गया है फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ज्यादा कुछ ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी बारे के सोचने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी देखेंगे, उनका कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म, ठीक है। आपको कर्व दिया है,
कार्व कौन सा है 6ay² इक्वल टू x माइनस 3। इनको क्या किया है, एक बार डेरिवेटिव किया, ये आया, ठीक है। देन क्या किया, हमें तो a इज ए वेरिएबल पैरामीटर, जो पैरामीटर है उनको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए 1 से 2 को मतलब 2/1 ऐसे डिवाइड कर दिया, कुछ भी करो, करने के बाद ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ये मेरा क्या है, ये जो मेरा वेरिएबल ए क्या था, एक पैरामीट्रिक वेरिएबल था, मतलब पैरामीटर था, उनको हम लोग रिप्लेस करके हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ऐसे ही तो आते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो जो कर्व दिया था, ठीक है, ठीक है, कर्व मींस एक कर्व तो थोड़ी ना होता, उसके अंदर बहुत सारे कर्व्स हैं, मतलब उनको हम लोग इसीलिए बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, समझ रहे हो। तो उनका डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा आ गया, इसको 3 इक्वेशन नंबर दिया है। नाउ देखो, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करना है, इन 3 जो इन इक्वेशन 3 आपको क्या करना है, y डैश को रिप्लेस्ड बाय -1/y डैश, जो मेरा y डैश था उसको -1/y डैश से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद देन उसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगा। व्हाट अबाउट पोलर, पोलर के लिए क्या है, पोलर के लिए सेम है, क्या होगा ना, dr/d थीटा जो आएगा आपका इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका जो ये टर्म आएगा, इसको फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे रिप्लेस करोगे, r² d θ/dr से रिप्लेस कर दोगे, समझ में आया। dr/d था, उनको हम लोग रिप्लेस किससे कर रहे हैं, -r² dθ/dr से। देखो एग्जाम्पल, ये आपका फैमिली ऑफ कार्डोइड है, मतलब ये जो दिखते हैं ये कार्डोइड जैसा, तो इसको आप बोलो फैमिली ऑफ कार्व है, ठीक है। इनको क्या किया, डेरिवेटिव किया, लॉग लिया, डेरिवेटिव किया, कुछ भी किया, करने के बाद मेरा जो एक्सप्रेशन आया ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। यहाँ पे dr/d को देखो -r² dθ/dr से रिप्लेस किया, देन जस्ट सिंप्लीफाई। तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्विक तरीका आना चाहिए, अदरवाइज अप्लाइड आपके लिए है ही नहीं। अब कैसे कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम मैटर करता है, आप टाइम ले लोगे तो कुछ फायदा नहीं। तो वो सब फॉर्मूलाज वगैरह याद रख के आपको जल्दी जल्दी ये सब करना है, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ ये सब का अभी कुछ जरूरत है नहीं, हम लोग चलते हैं, ये सब का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एक क्लियर आउट फॉर्म होता है, क्लियर आउट फॉर्म ना पीडी में भी बहुत काम में आता है। ये क्या है, y इक्वल टू px प्लस f ऑफ p, ठीक है। y क्या है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, px होगा, उनके साथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ p होगा, प्लस p का कोई एक फंक्शन होगा, ऐसा फॉर्म में दिखेगा, तो ये क्लियर आउट फॉर्म है। जैसे देखो यहाँ पे आपका क्लियर आउट फॉर्म दिया है, ये क्यों स्पेशल है, कैसा, ये कैसा दिखते हैं, y इक्वल टू px प्लस fp, जहां पे fp कौन है भाई, p माइनस p²। ये क्यों स्पेशल है, इनके लिए इफ इट इज इन क्लियर आउट फॉर्म देन रिप्लेस p बाय, जो p था ना आपका c से रिप्लेस करो, एंड यू कैन इजीली गेट द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे वही क्या है, p को जब once it is in clear out form, just replace p by c and you got the general solution look like this. This is प्लस पॉइंट ऑफ क्लियर आउट फॉर्म, ठीक है। क्लियर आउट फॉर्म में एक बार है तो उनको आप कर सकते हो,
क्या बोलते हैं उनका जनरल सॉल्यूशन आप तुरंत जाके फाइंड कर सकते हो। पी को कोई एक कांस्टेंट मान लो एंड दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्लियर आउट फॉर्म में है तो जनरल सॉल्यूशन ऐसा ही दिखेगा। जस्ट पी को कोई एक कांस्टेंट C1 C2 A कुछ भी दे के रिप्लेस कर दो। नाउ ये है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लियर आउट फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं बोल रहा हूँ बिलीव मी, ये पूरा ही प्रैक्टिस से आएगा। ये आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वी, ये फॉर्म नंबर 1। फॉर्म ऐसा होगा, कितना फॉर्म याद रखोगे भाई, रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। फॉर्म सॉल्व दिस वन, ये सॉल्व करने के लिए आपको पुट क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पुट करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू वी पुट करना है। देखो ये वही फॉर्म में दिया है नहीं, बट इसको कन्वर्ट करके ऐसा लिख के आ गया। समझ रहे हो, मतलब जो दिया था उसको ही कन्वर्ट करके स्मार्टली यहाँ पे लिख के आ गया। तो आपको ये सब आना चाहिए, देन सब्स्टिट्यूट किया, देन इजीली सॉल्व। ठीक है, ये रिड्यूसेबल टू इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्लियर आउट फॉर्म। यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म दिया है, ये है आपका फॉर्म। आपका फॉर्म ऐसा है तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, ई पावर एक्स इक्वल टू यू, ई पावर बी वाई इक्वल टू बी। भाई तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं, आप ये दिमाग में तो रख के जाओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू भी होता है फॉर एवब वन, फॉर्म फॉर्म 1 के लिए रख के जाओ, एडवांटेज तो मिलेगा। फॉर्म 2 के लिए क्या करना है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखोगे तो ई पावर एक्स को यू लगाओ, ई पावर बी वाई को भी लगाओ। मतलब आपको यू भी नहीं लेना है भाई, भी मतलब वी डब्ल्यू कुछ भी दो मानो, बस एम एन मानो, कैपिटल एम एन कुछ भी मानो चलेगा। ठीक है, देन यू कैन सॉल्व, मतलब प्रोसीड इन दिस वे एंड यू कैन सॉल्व। समटाइम्स देखो यहाँ पे देखो ऐसे लिख दिया है, ज्यादा कुछ बोला नहीं है, डायरेक्ट बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू वी से सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरा एक ही सजेशन है, जब क्लियर आउट फॉर्म में रिप्लेस करने का कुछ सोच दिमाग में आ गया तो तब जाके दिमाग में रखना। वो तो एक था फर्स्ट फॉर्म, दूसरा था वो एक्सपोनेंशियल वाला कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तीसरा ये भी दिमाग में रखो। कभी कभी दिमाग में तुरंत आ गए तो उसको यूज कर लो, अदरवाइज दूसरा मेथड ट्राई करना। ठीक है, इसको ही यूज करके वो सॉल्व होगा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये क्लियर आउट फॉर्म सीखना है तो उनको रिप्लेस कैसे करना है उनके लिए ये सब था। ठीक है, नाउ एक पोर्शन आ गया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना वेरी इंपॉर्टेंट। ये जैम के लिए उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पोर्शन के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। ऐसा क्वेश्चन देंगे जब हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे तब जगह देखेंगे कौन सा सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में बोल रहे हैं। जो भी है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, एनी सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। देखो आपका कुछ जनरल सॉल्यूशन आता है जिसको yx के लिखते हो, होमोजीनियस होगा तो yx इक्वल टू ix होता है, मतलब वही जनरल सॉल्यूशन। बट नॉन होमोजीनियस होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल आते हैं। बट जो भी है ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन है। बट कोई एक सॉल्यूशन होता है जिनको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, जैसे dy बाई dx इक्वल टू y। ठीक है, ये जो है इनको सॉल्व करके आपको कुछ मिलेगा, y इक्वल टू a इंटू ई पावर एक्स, ऐसा ही होता है सपोज मान लो। बट भाई y इक्वल टू 0 भी तो एक सॉल्यूशन है। देखो मेरा एग्जाम्पल एग्जैक्ट नहीं है, मतलब जो मैं मीन करना चाहता हूं, बट ये एक जनरल सॉल्यूशन है। बट y इक्वल टू 0 इधर पुट करोगे तो 0 को x से डिवाइड करोगे तो ये टर्म भी 0 में जा रहा है, ये भी 0 में जा रहा है ना। ये क्या हो रहा है, ये जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है। जैसे मान लो y मतलब इनिशियल कंडीशन को यूज करके 1 वैल्यू आ गया, y इक्वल टू ई पावर एक्स इसका सॉल्यूशन, बट ये तो 0 नहीं होगा। बट यहाँ पे y इक्वल टू 0 और एक सॉल्यूशन आ गया। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ में आया, इसीलिए बोला गया है एनी सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय चॉइस इन पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मींस आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, समझ रहे हो मेरा बात। उसको छोड़ो, ये डेफिनेशन को छोड़ो, यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन किया हूं इसके बारे में सोचो। बात यह है कि कुछ भी एक ओडी दिया है, उनका जनरल सॉल्यूशन में फाइंड कर लिया,
बट एक हीट एंड ट्रायल मेथड से देख रहा हूँ, मतलब जैसे कोई एक वैल्यू को पुट करने से वो भी एक सॉल्यूशन बन रहा है, बट वो जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है, उनको भी तो हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे ना। उनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उनको कहलाते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ में आया? देखो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये मेरा ओडी है, ठीक है, डिफरेंशिएट किए हो एक्स की रेस्पेक्ट में, तो p इक्वल टू पी प्लस दिस बन गया, दिस बन गया, ठीक है। यहां से dp बाई dx को कॉमन लोगे, क्योंकि ये p माइनस पी, ये टर्म जीरो हो गया, बाकी जो dp बाई dx फाइंड करोगे दिस वन। व्हेन दिस इज जीरो देन p स्क्वायर इक्वल टू m बाई x, ठीक है, समझने की कोशिश करना। व्हेन देखो dp बाई dx को जीरो करोगे तो क्या होगा, p आपका कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। वो जनरल सॉल्यूशन की तरह जा रहा है, नहीं जाना है मेरे को, तो दूसरा वाला जो पॉसिबिलिटी है उसको लेके चल रहा है। ये आया, इसको पुट किया, p को हटाया, अल्टीमेटली मेरा आया y स्क्वायर इक्वल टू 4mx, दैट इज योर सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर? क्लियर है ना? तो ये इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ये कोई दूसरा फॉर्म से आ गया है, एंड उनको आने के बाद ये भी तो एक सॉल्यूशन बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। क्यों नहीं आएगा भाई, इनको हम लोग डिफरेंशिएट किया, ये जीरो होगा तो जनरल सॉल्यूशन आएगा भाई, यहां से जनरल सॉल्यूशन आएगा। इसको मैं जीरो नहीं कर रहा हूं, इसको जीरो करने से भी तो ये इक्वेशन होल्ड हो रहा है, तो क्यों नहीं होगा। उसको होल्ड करने के बाद जो फॉर्म आया उसको p का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये आया, ये भी तो सॉल्यूशन है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का कुछ तरीका बोले हैं, बिल्कुल आपको आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए, अच्छा है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। ये सब कुछ ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर आउट फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये सब जरूरत नहीं है, अभी मेन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। ये है मेन चीजें, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट बीच बीच में आपको तो यूज करना है, आपको जनरल सॉल्यूशन पता ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। corresponding part of complementary function, nature of the root of auxiliary equation, सीधी बात है, सीधी बात है। अच्छा, थोड़ा बहुत बैक करते हैं। अच्छा, यहां से देखो, आपके पास ये है आपका ओडी है, ठीक है ना, वर्किंग रूल बोल रहा है, तो ये आपका ओडी है, ओके, नो डाउट, ऐसा फॉर्म में है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में है भाई। तो इनको हम लोग d बाई डी एक्स को d से रिप्लेस करेंगे, dn बाई डी एक्स एन को d पावर n से रिप्लेस करेंगे, तो ऐसा होगा, होगा कि नहीं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, सीधी बात है, y इक्वल टू ई पावर एम एक्स पुट करके हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में सोचते हैं, बट सीधी बात है d को m से रिप्लेस कर दो भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा फॉर द होमोजीनियस सिस्टम, राइट साइड में जीरो हो गया, राइट। देन इनका तो रूट फाइंड कर लोगे ना, ये जो इक्वेशन 3 था इनका रूट फाइंड कर लोगे, दैट इज द स्टेप्स, ठीक है। देन सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, कॉम्प्लीमेंटरी फैक्टर पार्ट के लिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी फैक्टर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी फैक्टर ही है, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो राइट हैंड साइड में था आरएचएस में था उनको हम लोग जीरो कर दिया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का फॉर्मूला बाद में आएंगे, पहले तो आपका जो लेफ्ट साइड में था इक्वल टू जीरो करके हम लोग कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन तो फाइंड कर लेते हैं। तो m का ऑक्सिलरी इक्वेशन, m का एक्सप्रेशन था, उनका जो रूट्स था ओनली वन रूट है, सपोज ओनली वन रूट है जो m1 है, उनके लिए जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसे दिखेगा, c1 e पावर m1x। आपके पास टू रूट है m1 एंड m2, ठीक है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, उनके लिए फॉर्मूला दिस वन। आपके पास 3 डिस्टिंक्ट रूट है, उनके लिए दिस वन, समझ रहे हो, एक कांस्टेंट इनटू e पावर m1x प्लस और एक रूट है m2, तो देन दूसरा कांस्टेंट इनटू e पावर m2x, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे केस देखो, टू रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स इक्वल होगा, जैसे मेरा दो रूट आया है m1 एंड m1, उनके लिए क्या करोगे, a e पावर m1x प्लस bx
ई पावर m1x, एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप बोलोगे 3 रूट रिपीट कर रहा है तो क्या करोगे, प्लस सी एक्स स्क्वायर ई पावर m1x, तो nth रूट रिपीट कर रहा है, सॉरी ये भी m1 ठीक है, रिपीट कर रहा है तो x पावर n-1 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे 3 रूट रिपीट कर रहा है तो दिस वन है, यहाँ से ई पावर m1x को कॉमन ले लिया, यहाँ से समझ रहे हो, ये जो मैं लिखा हूं यहाँ से ई पावर m1x को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये लोग कांस्टेंट को c1 c2 c3 लिया है, ठीक है। अब जाके कॉम्प्लेक्स का बात आई है, जब वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स अल्फा प्लस आई बीटा है, ठीक है, ठीक है, ओके, इनके लिए भाई दूसरा रूट भी तो होगा अल्फा माइनस आई बीटा, उनके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ई पावर अल्फा एक्स, ये जो आपके पास वन पे, अच्छा इसको हटाओ, वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट है अल्फा प्लस आई बीटा है, उनके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जो रियल पार्ट है ई पावर अल्फा एक्स हो जाएगा इनटू c1 मींस कोई एक कांस्टेंट a मैं मानता हूं, तो c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, दिस इज योर फॉर्म, ठीक है, ठीक। और दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म भी है आपके पास, यूज कर सकते हो, बट ये मोर स्टैंडर्ड वन यू कैन यूज। टू पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा तो उनके लिए फॉर्मूला क्या है, वही हो जाएगा c1 प्लस c2x हो जाएगा, ठीक है। सेम रूट आ रहा है, डबल डबल रिपीट कर रहे हैं तो सेम ही लॉजिक है भाई, जो कांस्टेंट वहां पे c1 प्लस c2x ऐसे ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 2 टाइम रिपीट कर रहा है, 3 टाइम रिपीट करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस c3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे c6x स्क्वायर ऐसा ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। और यहाँ पे क्या है, ये हाइपरबोलिक फॉर्म है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो रियल नंबर है ना, ई पावर अल्फा प्लस रूट ओवर बीटा एक्स कर लो, a इंटू प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू ई पावर अल्फा माइनस रूट ओवर बीटा एक्स, ऐसे लेके चलो चल जाएगा काम, ठीक है, ये सब ठीक है। ये है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का तरीका। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, नाउ वर्किंग रूल फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। आपके पास ओडी कैसा दिखते हैं, ऐसा ही दिखते हैं, राइट। ये तो कुछ जो जितना यहाँ पे टर्म था उसको एफ डी से डिनोट कर दिया, इक्वल टू एक्स। हमारा ध्यान कहाँ पे होगा, ये राइट साइड में कौन है, रूल क्या बोल रहा है, ये जो एक्स है, एक्स एक्स बेसिकली कोई एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स है, ठीक है। ये जो एक्स है, एक्स ऐसा फॉर्म का दिखेगा तो फॉर्म क्या होगा ना, 1/fd से तो डिवाइड हो जाएगा, ये जो है y के साथ जो एफ डी का एक्सप्रेशन है उनसे डिवाइड होगा, देन रूल चलेगा। व्हेन f है 0, देखो e पावर ax था ना, तो d के जगह a पुट कर दोगे, ये नॉन जीरो हो जाएगा, तो दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, समझ में। सपोज दिस वन इज 0, सपोज इफ, ओके 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 ओके, इनके अंडर 2 सब केसेस है, इफ ये ठीक है, इफ एफ डी जो है ऐसा दिखते हैं, देन जाके क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, दिस वन। इसको कैसे करोगे, ऊपर में x से मल्टीप्लाई करते जाओ और इनका डेरिवेटिव लेते जाओ, मैं साइड में एक्सप्लेन करता हूं। देखो आपका y p क्या है, 1/d माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं हो n का वैल्यू 2 लिया हूं, क्या आते हैं देखते हैं। भाई देखो रूल क्या था, d के जगह a पुट कर दोगे, भाई d के जगह a पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, हो नहीं सकता। रूल क्या है, ऊपर x से गुना कर दो, मतलब x बस रख लो ऊपर में, नीचे क्या करोगे, इनका डेरिवेटिव करो, इनका एक बार d की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो क्या होगा 2d माइनस ए हो जाएगा। देन अगेन a का वैल्यू d का वैल्यू a से रिप्लेस करोगे तो 0 हो रहा है, तो अगेन क्या करोगे, ऊपर x से और एक बार मल्टीप्लाई कर दो e पावर ax, और नीचे क्या होगा 2 तो था, इनका एक बार d की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मींस 1 हो जाएगा, बाकी जरूरत नहीं है, तो क्या आया x स्क्वायर बाई 2 e पावर x। यहाँ पे देखो पावर में n था तो x पावर n बाई n फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे भी तो 2 इंटू 1 था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल e पावर x। समझ में आया क्या बोलना चाहता हूं, समझ में आया।
तो दैट्स द केस वन। केस टू क्या बोल रहा है, ऐसा दिखने में है। जब इनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा ना, तो फाइव डी आपका नॉन जीरो है, तो इसको फाइव ए पुट कर सकते हो, इसको बाहर लेके आओ, देन सेम फॉर्मूला लगाओ। समझ में आया, समझ में आया। वो टर्म जो जीरो नहीं हो रहा है उसको डी के जगह ए पुट कर दो, उसको बाहर लेके आ जाओ, देन केस नंबर वन को यूज कर दो, बस बात खत्म हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर टू, x इक्वल टू साइन एक्स है और x इक्वल टू कॉस एक्स है। इनके लिए क्या करना है, इनके लिए आपका जो एक्सप्रेशन होगा, जैसे आपका क्या था, एफ ऑफ डी स्क्वायर था, यू कैन से, तो आप डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस ए स्क्वायर से। समझने की कोशिश करना। एफ ऑफ डी स्क्वायर, देखो नीचे सपोज मैं एक्सप्लेन करता हूं, साइन एक्स बाय डी स्क्वायर माइनस वन, ऐसा है। आप क्या करोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसा है, ठीक है। ये आपका एफ डी और एफ डी स्क्वायर कुछ भी मानो, क्या करना है, यहाँ पे ए कौन है, साइन एक्स, ए का वैल्यू वन है ना, साइन एक्स बाय डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस होगा। ये माइनस पूरा का होल स्क्वायर नहीं, ओनली माइनस बाहर है, ए स्क्वायर माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू साइन एक्स। दिस इज एग्जाम्पल। नाउ क्या करोगे भाई, आपको दिया है और एक एग्जाम्पल, ये और एक दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, ऐसा दिया है। आप क्या करोगे, डी स्क्वायर जो है उसको माइनस वन स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे, तो ये कट जाएगा, बट डी तो बच रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप में डी का मतलब डी इनवर्स साइन एक्स, इसका मतलब क्या, डी इनवर्स का मतलब क्या होता है, डी इनवर्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन, राइट, और डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। देन वो सब तो पता है, उसको यूज कर लोगे। तो दैट इज द रूल फॉर साइन एक्स और कॉस एक्स, सेम रूल, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ x इक्वल टू एक्स पावर m फॉर्म में होगा, तो वर्किंग रूल क्या है, ऐसा है, और देन यू कैन इजीली यूज मतलब दिस फॉर्मूलास, ठीक है, ओके। सी ये था आपका आपका इनके लिए भी वर्किंग रूल सीधा सीधा है, ठीक है। क्या क्या है, स्टेप वन क्या बोल रहा है, ब्रिंग आउट द लोएस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम एफडी से बोला है, ठीक है, सो दैट the remaining factor of the remaining factor in the denominator is of the form this, ठीक है, और this प्लस और माइनस। स्टेप टू क्या कहला रहा है, बोल रहा है कि we take this or this in the number so that it takes in the form this or this. We expand this in the binomial theorem and then rule 4, then you can easily use this, ठीक है। रूल 4 बोल रहा है x इक्वल टू दिस, देखो बाइनोमियल थ्योरम में के लिए ये फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला ही, इसको याद रखना, कुछ नहीं है। 1 माइनस एक्स पावर माइनस वन का फॉर्मूला याद रखना, 1 प्लस एक्स का माइनस वन का फॉर्मूला याद रखना, देन उसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे बोथ साइड, तो दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 4 के रूल नंबर 3 क्लियर कर दिया, स्टेप 1 2 3 में कवर कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ऐसा फॉर्म का दिखेगा, ये जो v है वो भी x का ही है, ठीक है। तो इनके लिए तरीका क्या है, e पावर a x सॉरी देखो e पावर x बाय यहाँ पे कुछ है d प्लस वन था, ठीक है, e पावर माइनस एक्स है, ठीक है, समझ लेना, e पावर माइनस एक्स ए एक्स था। तो तरीका क्या है, e पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, कैसे ना, d को d प्लस ए, यहाँ पे a का वैल्यू माइनस वन, तो d माइनस वन प्लस वन से रिप्लेस कर दिया, x बच गया, वन वन कट गया, इसका मतलब e पावर माइनस एक्स d इनवर्स एक्स, और ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x, तो e पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, हो गया, बात खत्म। तो आपका सॉल्यूशन आ गया। सेम रूल यहाँ पे 4 में वही बोल रहा है, ठीक है, दैट, ठीक है। ये है रूल नंबर 5, जब x भी ऐसा फॉर्म में होगा उनके लिए ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की तरीका, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप याद रखना, ठीक है, क्लियर है। रूल नंबर 6 भी है आपके लिए,
एक्स पावर एम साइन एक्स कॉस एक्स ऑलरेडी डन हो गया था, बट यहाँ पे साइन एक्स पावर एम साइन एक्स है, एक्स पावर एम कॉस एक्स है, इनके लिए रियल पार्ट ऑफ 1/fd ऐसा होगा, तो एक्स पावर एम कॉस एक्स के लिए बोल दिया है क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ 1/fd एक्स पावर एम कॉस ए एक्स प्लस आई साइन एक्स, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, उनके लिए रियल पार्ट ऑफ कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, और इनके लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेट कर लेना, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। ये सब बहुत रेयर है, यहाँ से कभी क्वेश्चंस आता नहीं है, बट हाँ फॉर्मूलाज तो आपको याद रखना ही है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसको यूज करके ही आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। ओके, नाउ आपके पास एग्जाम्पल में एक दो बोल देता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू आसान होता है आपको। देखो ये है, आपको इसको आपको सॉल्व करना है। बात ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके लिखोगे, करस्पॉन्डिंग टू होमोजीनियस इक्वेशन। राइट हैंड साइड को 0 रखा है, उनका रूट आया है, दो रूट रियल पॉजिटिव आया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता है e पावर m1x प्लस e पावर m2x, जहां पे c1 c2 दो कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन लोगे, दिस वन इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या फाइंड करोगे भाई, ये जो डी का एक्सप्रेशन था उनसे डिवाइड करोगे इसको, तो ही किया, इससे डिवाइड किया। नाउ क्या करना है भाई, सीधा सीधा क्या करना होता, डी के जगह 5 से रिप्लेस कर दो, ये नॉन जीरो होगा, तो ये बिल्कुल नॉन जीरो ही आ रहा है, देखो 12 आ रहा है, तो पुट कर दिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। आपका जो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वाई एक्स इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, मतलब वाई सी एक्स भी लिख सकते हो, वाई पी एक्स भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, c1 e पावर x प्लस c2 e पावर 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल e पावर 5x/12, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया। देन बहुत सारा एग्जांपल्स है, इन दिस वे यू कैन वन बाय वन जो रिजल्ट्स था उसको यूज करके किए है। देखो देखो यहाँ पे देखो, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो, साइन एक्स था, ए का वैल्यू 3 है, तो फर्स्ट काम क्या है, जब डी स्क्वायर होगा उसको -3² से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते इस स्टेप में। देन सिंप्लीफाई किया, माइनस बाहर आया, 3d + 7 है, हम तो डी के जगह कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये साइन एक्स और कॉस एक्स होगा, तो हमारे पास एक ही काम है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करो -a² से। समझ में आया, तो यही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देन क्या होगा, ऊपर नीचे जैसे उनका कॉन्जुगेट मीन माइनस से मल्टीप्लाई करो, देन डी स्क्वायर का वैल्यू अगेन पुट करो, और ये डी का मतलब डेरिवेटिव कर दोगे, बात हो जाएगा। देखो ये डी स्क्वायर का वैल्यू -3² पुट कर दिया, इतना स्टेप हो गया, देन ये आ गया, देन 3d, d मीन्स एक बार डेरिवेटिव मीन्स 9 cos x आ गया, ये 7, ये कांस्टेंट है, जितना था ऐसा ही हो गया, बात खत्म हो गया, समझ में आया, डन, ठीक है। ऐसे आप इजीली यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चंस। ओके, देन अगेन क्वेश्चंस है सेम वे में आप यूज करोगे, जितना फॉर्मूलाज ऊपर में है उसको एक एक करके अप्लाई किया गया है। अच्छा मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको, आपके लिए, ठीक है, पूरा थ्योरी हो जाएगा तो ये पीडीएफ को भी मैं अपलोड कर दूंगा, यू कैन यूज, ओके, ठीक है। ये बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, ये सब एग्जाम्पल्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट हम लोग, हाँ क्या बोलते हैं, हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होंगे उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना ही है। 2 लेक्चर में देखो कितना कुछ कवर हो गया, एक्चुअली जल्दी से हो रहा है, बट इसको एक एक करके लिखते जाओगे ना 10 लेक्चर हो जाएगा, बोर हो जाओगे, ये सब आप देखोगे भी नहीं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको सबको ही मोर और लेस सब कुछ पता ही है, तो थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो उसको याद कर देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।